नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, तुष्टीकरण के चलते पहले की सरकारों ने काशी के विकास को किया नजरअंदाज। मोदी ने वाराणसी में आरजीकर शंकरा नेत्र चिकित्सालय का भी किया शुभारंभ। अस्पताल को बताया आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम। बोले, अब हेल्थ केयर के लिए भी जाना जाएगा काशी और पूर्वांचल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से और प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले को दिया टिकट। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली। झारखंड में आजसू पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। वहीं सीट के बंटवारे को लेकर आरजेडी ने बढ़ाई इंडी गठबंधन की टेंशन। आरजेडी ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। देश भर में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ का त्योहार। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने रखे व्रत। दिन भर के इंतजार के बाद किया चांद का दीदार। महिलाओं में दिखा खासा उत्साह। और आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं डीडी न्यूज़ की तरफ से। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें देश के 7 हवाई संपर्क परियोजनाएं भी शामिल हैं। 3 नए एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया गया और इससे 2 करोड़ 30 लाख लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण के चलते पहले की सरकारों ने काशी के विकास को नजरअंदाज किया। ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। पीएम ने 3 हवाई अड्डों रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का शुभारंभ किया। इस पर 220 करोड़ से अधिक की लागत आई है और इससे इनकी संयुक्त क्षमता सालाना 2 करोड़ 30 लाख से अधिक यात्रियों की हो गई है। पीएम ने 4 हवाई अड्डों वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे और बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार की आधारशिला रखी। वाराणसी हवाई अड्डे पर 2,870 करोड़ की लागत से रनवे विस्तार और नए टर्मिनल भवन निर्माण से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी, जबकि आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1,550 करोड़ की लागत से नए सिविल एन्क्लेव बन जाने के बाद यात्रियों को बेहद आसानी होगी। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं पर काम शुरू होने का जिक्र करते हुए पीएम ने पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण और परिवारवाद का आरोप लगाया। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था न भविष्य में कभी होगा। हवाई अड्डा परियोजनाओं के साथ साथ पीएम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, धार्मिक स्थल विकास और खेलों से जुड़ी
6,700 करोड़ की कुल 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने विश्वास जताया कि नई सुविधाएं उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपको बता दें कि उड़ान योजना के बीते 8 वर्ष स्वर्णिम उपलब्धियों से जुड़े रहे हैं। सिविल एविएशन की ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, ऐसे अनेक जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और विकसित भारत की दिशा में रोज नए कीर्तिमान बन रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि उड़ान योजना के तहत लगभग 1,44,00,000 लोग सफर कर चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इस योजना की अब तक की उपलब्धियों के बारे में बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। India with 1.4 billion population, the trips per person per annum in our country is 0.13, which is among the lowest in the world. You know, we have countries, the developed, so-called developed countries, who are like in 2 point something, 3 point something. Even if we don't compare, even we have our neighbor, large neighbor, whose thing is it's about 0.4, which itself is about 3-4 times more than us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजी शंकरा नेत्र चिकित्सालय का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अस्पताल को आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम बताया। उन्होंने कहा कि अब काशी और पूर्वांचल को हेल्थ केयर के लिए भी जाना जाएगा। वाराणसी और आसपास के लोगों के लिए रविवार का दिन स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी सुविधा साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया। श्री कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट की इस इकाई से लोगों को नेत्र रोगों के उपचार की विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। पीएम ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी से आशीर्वाद लिया। बीते 1 दशक में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए पीएम ने काशी में हुए कामों को गिनाया। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते 1 दशक में हुए हैं। पीएम ने पहले की सरकारों में पूर्वांचल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की याद दिलाई। पीएम ने कहा कि अब इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा तेजी से मजबूत हो रहा है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। अपने संबोधन में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी ने विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए पीएम की प्रशंसा की। ऐसे ईश्वर का कृपा नरेंद्र दामोदर दास जी के प्रति ईश्वर का कृपा कारण और संतों का आशीर्वाद के कारण इनका जो सरकार है एनडीए नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन जो भी सरकार है वो प्रजा का सुरक्षा के लिए, सुविद्या के लिए, सुभिक्षा के लिए काम कर रहा है। हर साल 10,000 नेत्र सर्जरी की क्षमता वाला ये अस्पताल स्थापित होने के बाद अब क्षेत्र के लोग घर के पास ही वो सुविधा हासिल कर सकेंगे जो पहले बड़े शहरों में उपलब्ध होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोहरदगा से नीरू शांति भगत, गोमिया से लंबोदर महतो, जुगसलाई से रामचंद्र सहित, मांडू से निर्मल महतो, ईंचागढ़ से हरिलाल महतो और पाकुड़ से अजहर इस्लाम को टिकट दिया गया है।
वहीं बिहार में होने वाले 4 सीटों के उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। महागठबंधन में 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और 1 सीट पर CPI-ML के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस को इस उपचुनाव में कोई सीट नहीं मिली है। महागठबंधन की ओर से इमामगंज से रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें से 3 सीटें राजद को मिली हैं, जबकि तरारी की सीट CPI-ML के खाते में गई। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव जी CPI माले के कैंडिडेट हैं। बाकी जो 3 नाम मैं ऊपर पढ़ा वो सब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। JMM और कांग्रेस द्वारा कम सीटें मिलने पर आरजेडी के तेवर बागी हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राजद ने रांची के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन से इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि राजद इंडी गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की झारखंड के 20 से 22 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। उन्होंने कहा कि 12 सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और अगर बात नहीं बनी तो आरजेडी झारखंड में अकेले चुनाव भी लड़ने पर विचार कर सकती है। इससे पहले शनिवार को जब सीटों की घोषणा हुई थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 70 सीटें JMM और कांग्रेस के लिए रख ली थी और 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ी थी। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 में मजबूत हो, लेकिन अगर ये 12-13 भी होगा तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी की है। पार्टी ने आज उन्हें गठबंधन में मिली एकमात्र चतरा सीट के लिए धन्यवाद करते हुए दावा किया कि पार्टी ये सीट जरूर जीतेगी। इसी दौरान आज जनार्दन यादव ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड के इलेक्शन के बारे में पार्टी काफ़ी दिनों से वहाँ पे एक्टिव रही है। पार्टी का काडर वहाँ बहुत पुराना है। पार्टी की दलित सेना जो एक रीढ़ की हड्डी है, बहुत ही दिनों से वहाँ पे सक्रिय रही है और बहुत सारे दलित सेना के साथी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज पार्टी मुख्यालय में आके उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी, कुछ दिनों से और जगहों पे थी, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में भाजपा ने कुल 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मैदान में उतरेंगे। भाजपा की पहली सूची में कुल 13 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित 99 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। बीजेपी की पहली सूची में कुल 13 महिला उम्मीदवार हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से टिकट मिला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान को भोकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन सीट से टिकट मिला है। वहीं श्वेता विद्याधर महाले को चिखली से चुनाव मैदान में उतारा गया है। मेघना बोर्डीकर को जिंतूर से, अनुराधा ताई अतुल चौहान को फुलंबरी से, सीमा ताई महेश हीरे को नासिक पश्चिम से, सुलभा कालू गायकवाड़ को कल्याण पूर्व से, मंदा विजय महात्रे को बेलापुर से, मनीषा अशोक चौधरी को दहिसर से, विद्या जयप्रकाश ठाकुर को गोरेगांव से, माधुरी सतीश मिसाल को पार्वती से, मोनिका राजीव राजले को शेवगांव से, प्रतिभा पचपूते को श्रीगोंडा से और नमिता मुंदड़ा को कैज सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों के बीच जश्न का माहौल है और सभी उम्मीदवार चुनाव में भाजपा गठबंधन के जीत का दावा कर रहे हैं। मैं केंद्रीय हमारे नेतृत्व का पहले ही कहा कि माननीय मोदी जी, अमित भाई नड्डा जी, हमारे सब केंद्रीय नेतृत्व का मैंने आभार व्यक्त किया है। यह घाटकोपर की जनता की जीत है और इसी
विश्वास पर, इसी आधार पर फिर से एक बार घाटकोपर से भाजपा का ही महायुति का उम्मीदवार चुन करके आएगा। मैं पार्टी के नेतृत्व का हमारे नेता नितिन जी गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनका अभिनंदन करता और आभार मानता हूँ। मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार वापस एक काबिल समझा और उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दे दिया है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आतंकी हमले की घटना सामने आई है। यहां गगनगीर इलाके में जेड मोड सुरंग के कैंप साइट के पास आतंकी हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। फायरिंग में 2 से 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस गोलीबारी में जिन 2 लोगों की मौत हुई वो टनल निर्माण के काम के लिए यहां आए हुए थे। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में प्रवासी श्रमिकों पर कायरतापूर्ण हमले की खबर बेहद दुखद। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। इस आतंकवादी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 से 3 लोग घायल हो गए हैं। मैं निहत्थे और निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बहराइच हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिनों तक रोक लगा दी है। इस बीच आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर सरकार पर आरोप लगाया कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सजा देने की भावना से बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। भारत में उड़ान योजना ने विमानन क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। भारत सरकार ने 2016 में महत्वपूर्ण पहल उड़ान के साथ राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना था। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। भारत सरकार ने 2016 में एक महत्वपूर्ण पहल उड़ान के साथ राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति की शुरुआत की। ये योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना था, जिसका नारा था उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में विमानन अवसंरचना और हवाई संपर्क में सुधार करना था। उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से दिल्ली के बीच पहली विमान सेवा 27 अप्रैल 2017 को शुरू की थी। What Udan scheme has done, not just for connecting people, it has also helped to build the aviation sector and industry in the country. Today, if you look at the number of airlines that operate under the Udan scheme, leave aside the bigger airlines which we are all familiar with. We have airlines which operate either fully on the under Udan scheme or to a large extent under the Udan scheme. And these are all recent. In some ways, you could say this is creating the environment for these small operators to come, start up type of airlines to come up and start operating, and then with the ambition of growing bigger as time goes by. नागरिक विमानन मंत्रालय ने 100 कम सेवा वाले हवाई अड्डों को चालू करने और 1000 नए हवाई मार्ग शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। पिछले कुछ सालों में नए सुधारों के साथ उड़ान योजना ने भारत के सबसे दूर दराज के हिस्सों को भी जोड़ा है, जिससे पूरे देश में हवाई यात्रा एक वास्तविकता बन गई है। उड़ान का चलते यहाँ पे हमारा एजुकेशन, बाहर जाना,
भी बहुत कम समय में हमारे स्टूडेंट भी कर पा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत पुराना सपना रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़ेगा। ये सपना साकार हो रहा है। हमारे जनपद में जो एयरपोर्ट बना है तो उसमें हम लोग शौक से ही गए, जहाज में बैठे, देखा और कहीं आने जाने में बढ़िया आसानी होने लगी है। ये जो फ्लाइट का सुविधा दे रहे हैं इसके लिए हम लोग ने इतना माने अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट है। इस योजना के तहत 2,80,000 से अधिक उड़ानों के संचालन के साथ 1,40,00,000 से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ। वैश्विक विमानन क्षेत्र में एक उभरते स्तंभ के रूप में भारत इस दशक के अंत तक एक प्रमुख विमानन केंद्र बनने की राह पर अग्रसर है। उड़ान योजना ने भारत में हवाई यात्रा के अनुभवों को पूरी तरह बदल दिया है। इस योजना के जरिए छोटी छोटी जगहों तक हवाई सेवा पहुंच रही है और लाखों लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका मिला है। उड़ान भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। कैंपस नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कल सुबह 10 बजे मैं एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में द इंडिया सेंचुरी विषय पर संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। भारत के विकास की गति ने वास्तव में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। हमारी युवा शक्ति हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं भारत की प्रगति के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि हम वैश्विक स्तर पर एक उज्जवल स्थान क्यों बने हुए हैं। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने ममता सरकार को सोमवार तक की समय सीमा दी है, अन्यथा पूरा स्वास्थ्य तंत्र बंद करने की धमकी दी है। शनिवार को इस अल्टीमेटम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तत्काल मुख्य सचिव और गृह सचिव को भूख हड़ताल स्थल पर भेजा था। वहां ममता ने जूनियर डॉक्टरों से फोन पर बात की और सोमवार शाम 5 बजे बैठक के लिए आमंत्रित किया। हालांकि बाद में औपचारिक निमंत्रण पत्र में राज्य सरकार ने बैठक से पहले भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रख दी। अब इस पूर्व शर्त को जूनियर डॉक्टर ने अस्वीकार कर दिया। अब देखना यह है कि सोमवार को बैठक होती है या नहीं। और उधर कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्श्व गायक श्रेया घोषाल ने अपने कॉन्सर्ट के दर्शकों से अनुरोध किया कि वो समापन गीत के बाद ताली ना बजाएं। श्रेया घोषाल द्वारा गाया जाने वाला गीत बंगाली में था और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पीड़िता को समर्पित था। कांची कामकोटी पीठम के जगतगुरु श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक है मजबूत नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे बीच प्रधानमंत्री मोदी जैसे अच्छे नेताओं का होना ईश्वर का आशीर्वाद है और ईश्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से कई बेहतरीन काम करवा रहे हैं। उन्होंने एनडीए सरकार के शासन के लिए एक संक्षिप्त नाम गढ़ा, नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन, शासन का एक ऐसा मॉडल जो नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और कल्याण पर केंद्रित है। शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं और इसलिए वो उन्हें दूर करने की दिशा में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार नागरिकों के लिए करुणा के साथ काम करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में कोविड का उदाहरण दिया, जब सरकार ने किसी भी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया और सभी को भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने लिखा कि एनडीए सरकार दुनिया भर में शासन के लिए एक आदर्श है जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकते हैं। दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके ने आज सबको डरा कर रख दिया। राहत की बात यह रही कि इस बम धमाके में कोई भी हताहत नहीं हुआ। इस बीच स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी की टीमें हादसे की जांच में जुटी है।
रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट के बाद विस्फोट वाली जगह पर सफेद धुआं देखा गया। पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूरे इलाके को खाली करवाया गया और मैपिंग की गई। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी ब्लास्ट की टीमें हादसे की जांच में जुट गई हैं। तमाम दुकानों के सीसीटीवी के वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ब्लास्ट में शामिल अपराधी का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने मौके से सफेद पाउडर के सैंपल भी बरामद किए। डॉग स्क्वाड भी पुलिस के साथ मौके पर नजर आई। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ब्लास्ट को लेकर हमला बोला और कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वो हर चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। संवेदनशील मुद्दों पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी इस गंदी राजनीति को समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ये देखने नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तो एक तरफ तो आप बिल्कुल इससे कंसर्न नहीं हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि लोगों का हालचाल आकर के पूछे। उधर दिल्ली पुलिस के पीआरओ संजय त्यागी ने कहा कि फॉरेंसिक विभाग, क्राइम ब्रांच टीम और स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। वहीं एक चश्मदीद ने कहा कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों और गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पर तुरंत पहुंच गए थे। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाए। इंटेंसिटी बहुत तेज थी। सामने शॉप्स के जो ऊपर बिल्डिंग के सारे ग्लासेस टूट गए। इवन जो गाड़ी का शीशा होता है मुक्के मारने से भी, ईंट मारने से नहीं टूटता, वो टूट चुका था। दुकानों के बोर्ड्स थे वो सारे शैटर हुए थे, सब नीचे गिरा हुआ था। तो बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट था। दिल्ली में दिवाली से पहले हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में स्थित सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की जांच की जिम्मेदारी अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है। इस बीच स्कूल ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसियों से ब्लास्ट पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बड़े बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया। इस परिवर्तनकारी पहल के तहत असम के स्थानीय मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने और भूमि राजस्व सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से भूमि पासबुक जारी किए जाएंगे। 1951 से पहले जन्मे और 3 पीढ़ियों का प्रमाण पत्र रखने वाले लोग ही मिशन वसुंधरा के तहत सेवाओं के लिए पात्र होंगे। हालांकि ये नियम एसटी, एससी, आदिवासी, गोरखा पर लागू नहीं होगा। इन्हें 3 पीढ़ियों का प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जिनके पास 1971 से पहले के वैध शरणार्थी प्रमाण पत्र हैं वो सभी सेवाओं के लिए पात्र होंगे। मिशन वसुंधरा 3.0 के बाद चाय बागान की भूमि पर घर बनाना अवैध माना जाएगा और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के लिए ये एक क्रांतिकारी भूमि रिफॉर्म है। वसुंधरा जो 3 है, ये 3 में हमारा लक्ष्य होगा कि जो लैंड रिफॉर्म्स हम 1 और 2, वसुंधरा 1, वसुंधरा 2 में किए थे, लेकिन कोई सारा सर्विस हम दे नहीं पाए थे। कुछ लेजिस्लेटिव परिवर्तन का ज़रूरत है, कोई सिस्टम परिवर्तन का ज़रूरत है, कहीं में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का ज़रूरत है। तो ये वसुंधरा 3 जो लाया हूँ, ये एक फाइनल पैकेज है। असम में कोई लीगेसी समस्या नहीं होगा लैंड्स को लेके, और तब हम आगे जाके लैंड पासबुक व्यवस्था भी हम इंट्रोड्यूस कर पाएगा। ये एक बड़ा मैसिव लैंड रिफॉर्म्स का व्यवस्था है। असम का इतिहास में कभी इतना बड़ा लैंड रिफॉर्म्स का व्यवस्था नहीं हुए थे। और आपको बता दें कि दिल्ली में संस्कृति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि सांस्कृतिक प्रशासक होना कोई आसान कार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक
क्षेत्र में कैसे लोग तैयार करें, और इसके लिए कल्चरल मैनेजमेंट के नाम से पाठ्यक्रम भी जीएनसीए ने तैयार किए हैं। अभी फिलहाल जिन बैच से छात्र निकले हैं उन पर सच्चिदानंद जोशी ने संतोष जाहिर किया और उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों की चर्चा करते हुए कहा कि अब उन्हें केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी पसंद किया जा रहा है। इस अवसर पर दया प्रकाश सिन्हा जी की किताब नाट्य दृष्टि और सृष्टि का विमोचन भी किया गया। इस पुस्तक के लेखक शैलेश सिन्हा ने इस अवसर पर लोगों का आभार भी जताया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कुछ नए पाठ्यक्रमों की रचना कर रहे थे, तो हमने निश्चित तौर पर यह सोचा कि एक विशेष पाठ्यक्रम हमें कल्चरल मैनेजमेंट ये भी करना चाहिए, ताकि हम ये समझें कि संस्कृति के क्षेत्र में जिस तरह के लोगों के काम करने की आवश्यकता है, उस तरह के लोगों को कैसे हम तैयार कर सकते हैं। और उस पाठ्यक्रम की संरचना के समय हमने आदरणीय सिन्हा जी को कई बार कष्ट दिया, ताकि हम उनके व्यापक अनुभव का लाभ ले सकें, उनके इस प्रदीर्घ अनुभव संसार से सीख कर हम उस पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे आयाम जोड़ सकें जो निश्चित तौर पर देश में एक अच्छे कला संस्कृति के प्रशासकों की पौध तैयार कर सके। देश में रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अगस्त 2024 के महीने में 18,53,000 नए सदस्यों की वृद्धि हुई। संगठन द्वारा जारी डेटा में बताया गया कि अगस्त माह में 18 से 25 आयु वर्ग के 59.26% युवा ईपीएफओ से जुड़े हैं। डेटा में बताया गया है कि इस दौरान लगभग 2.53 लाख नई महिलाएं संगठन में शामिल हुई है। डेटा के मुताबिक अगस्त माह में सभी राज्यों में महाराष्ट्र 20.59% सदस्यों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केरल के तिरुवनंतपुरम में साई त्रिवेंद्रम गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने समारोह की अध्यक्षता की। पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस दौरान केरल के मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2036 तक भारत को खेलों के क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों में से एक बनाना है। उन्होंने कहा कि विकसित देश के लिए समाज को शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। We have required to best coach. We have required to best playground. We have required to identify best talent and nurture it. तो उसके लिए सिस्टमेटिकली भारत सरकार की ओर से इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इसलिए हमने तय किया है कि 2036 तक हमें इंडिया को स्पोर्ट्स सेक्टर में 1 to 10 पोजीशन में लेके आना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार देश के सभी परिवारजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रही है और इसी कड़ी में सामान्य जन के लिए विमान यात्रा को अधिक सहज और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। साथ ही हवाई सेवाओं का विस्तार छोटे शहरों तक हो रहा है। इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। सबसे कम अवधि में बनकर तैयार होने का इतिहास मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट ने रचा है। मात्र 16 माह में ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण करना देश में द्रुत गति से कार्य करने का उत्तम उदाहरण है। गौरतलब है कि देश के नागर विमानन इतिहास में सबसे कम समय में राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे ग्वालियर का नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हुआ। इसमें ग्वालियर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 498 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से रिकॉर्ड लगभग 16 माह में टर्मिनल भवन का कार्य पूर्ण किया गया। अत्याधुनिक उड्डयन सेवाओं से सुसज्जित ये टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से परिपूर्ण है। लगभग 20,230 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित ये टर्मिनल भवन एक साथ 1400 यात्रियों को सुविधाएं देने में सक्षम है। वर्तमान में ग्वालियर से अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई और अयोध्या के लिए हवाई उड़ानें उपलब्ध हैं। इस टर्मिनल के बनने से शहर के औद्योगिक क्षेत्र सहित आमजन को काफ़ी सुविधा हुई है। शहर के उद्योगपतियों सहित आमजन का मानना है कि इस एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार से उन्हें काफ़ी सुविधा मिली है और शहर विकास की ओर लगातार अग्रसर है।
ग्वालियर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने ग्वालियर में नए टर्मिनल भवन के बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इससे ग्वालियर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ग्वालियर का एयरपोर्ट बने, ये बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही थी और इसके पीछे जो रीज़न था कि किसी भी शहर की एयर कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उस शहर का उतना बड़ा औद्योगिक विकास होगा, तेज़ी से आर्थिक रूप से संपन्न होगा। हमारे इसके अंदर फ़्लाइट्स जो चलती थी बहुत सीमित थी, जो साप्ताहिक रूप से चलती थी। अगर सिविल एयरपोर्ट बन जाए तो हमें हर जगह की फ़्लाइट आगे पीछे मिलने लगेगी। इसी सोच के साथ एक लंबे समय से इस शहर की डिमांड थी। जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एविएशन मिनिस्टर बने और एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई, निश्चित रूप से ये ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात है। ग्वालियर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि ग्वालियर में नए टर्मिनल भवन के बनने से ग्वालियर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ने से ग्वालियर का विकास होगा। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में किसी भी क्षेत्र के विकास में एयर कनेक्टिविटी का एक बहुत ही प्रमुख योगदान है। आज ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बना है, नए विकास की संभावना हुई है और लगभग 5 शहरों की कनेक्टिविटी ग्वालियर से है। लेकिन इसको सिर्फ 5 शहरों की नहीं बात करें, आज के डेट में ग्वालियर से विश्व में कहीं भी जाना हो तो ग्वालियर एयर से कनेक्टेड है। मुंबई और दिल्ली की 2 ऐसी फ्लाइट चलती हैं, कहीं भी जाना हो ग्वालियर से तो उन कनेक्टेड फ्लाइट के माध्यम से तुरंत वहाँ पहुँचा जा सकता है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर निखिल सिंघल ने कहा कि ग्वालियर का नया टर्मिनल बनने से ग्वालियर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जो नया एरोड्रम बना है वो एक तो बहुत विशाल और बहुत सुंदर एरोड्रम बना है हमारे यहाँ पे। अभी तक जो टर्मिनल था वो बहुत छोटा था और अभी जो नया एरोड्रम बना है वो काफ़ी विस्तार पूर्वक बना हुआ है और इसके बनने से जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो और इजी होने वाली हैं क्योंकि यहाँ पे और नई फ़्लाइट्स का संचालन होने शुरू होने वाला है। स्थानीय लोगों ने ग्वालियर में नया टर्मिनल बनने पर खुशी जताई और कहा कि इससे ग्वालियर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये एयरपोर्ट जो बना है ये पब्लिक के लिए, हम आम जनता के लिए बहुत लाभदायक है। हम लोगों को जैसे दिल्ली मुंबई बहुत फ्रिक्वेंटली काम होता है तो एक शॉर्ट टाइम ट्रैवल हो गया है, इजी हो गया है, फेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सब बहुत कन्वीनियंट है, मतलब अच्छी सुविधा सरकार ने दी है। मतलब एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब सारी बिजनेस क्लास के लिए, हम कॉर्पोरेट कंपनीज में हम लोग काम करते हैं, हम लोग के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया। तो अब ग्वालियर भी मतलब तरक्की कर रहा है, ग्वालियर भी पीछे नहीं है। जैसे दिल्ली मुंबई पुणे सब जगह इजी फ्लाइट्स मिल जाती हैं तो ग्वालियर भी उस कतार में है और डेवलपिंग है। का विकास एक कहीं ना कहीं तो एयरपोर्ट पर डिपेंड करता ही है क्योंकि ये चीज़ें अपने को बाहर की सिटी से जोड़ती हैं डायरेक्टली। पहले जो था एरोड्रम वो भी काम करता था लेकिन इक्का दुक्का फ्लाइटें आती थी। ये एरोड्रम नया जो विस्तार हुआ है इसके वजह से क्या है 2 से 3, 4, 5 जो बड़े बड़े जो अपने महानगर हैं अपने देश के उनसे जोड़े गए हैं तो उससे क्या है बहुत विस्तार हुआ है। अब जैसे कि मान के चलिए अपना हैदराबाद से कहीं जा रहे हैं तो पहले जाने के लिए अपने को दिल्ली से वाया फ्लाइट लेनी थी लेकिन अब डायरेक्ट मिलने लगी है, उससे अपने को बहुत लाभ मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश बिजली बोर्ड के 51 पदों को खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। इस मुद्दे पर संघ का कहना है कि इस फैसले का कर्मचारियों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही प्रदेशवासियों को मिल रही सुविधाओं पर भी असर देखने को मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा एक फैसला लिया जिसको हमने जमा बिजली बोर्ड में आज बनाया है। बिजली बोर्ड में लगभग 51 पोस्टें डिफरेंट कैटेगरीज की, इसमें एक्शन है, एससी है, एसटीओ है, उनको ख़त्म किया है, अबलिश किया गया। और हमारा ज्वाइंट फ्रंट पे इस पर बड़े पहले से सरकार से मैनेजमेंट से एक गतिरोध रहा है, मांग कर रहे थे कि पोस्टें अबलिश करना बिजली बोर्ड के हित में नहीं है क्योंकि ये पोस्टें लगभग 1971 से जब से बिजली बोर्ड बना तब से बिजली बोर्ड में थी और एक जो बिजली बोर्ड का ढांचा बना है उस ढांचे के साथ छेड़छाड़ होगी। आज भी ये जितनी कर पोस्टें हैं जो पोस्ट एब्लिश करी है, मैंड है, उस पर अधिकारी काम कर रहे थे और उनको इधर-उधर ट्रांसफ़र किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की है। प्रोफेसर रोमर ने बताया कि डिजिटल क्रांति को मोदी सरकार ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। पॉल माइकल रोमर ने यह भी कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की कहानी बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। Technology can actually improve the quality of life. And I would point to what were then successes like Singapore, Taiwan, South Korea,
And everyone told me, oh, Paul, those countries are so small that you can't really generalize from that. Then go ahead, 20 years, 15, 20 years, I would say, well, look, China has grown faster than any country in history. And they would say, oh, Paul, China is such a big country that you can't generalize from that. And it's like, well, come on, what is it? Is it helpful to be small, or is it helpful to be big? Or maybe size isn't what really matters. I think that's the answer. What matters is a country which has the capacity to decide what it wants to do and to go where it wants to go. And that's what India did with digital services. They decided how they wanted to do it. They did it, and they've succeeded hugely. देश भर में धूमधाम के साथ करवा चौथ का त्यौहार मनाया गया और दिन भर के इंतजार के बाद चांद का दीदार करने के बाद सुहागिनों ने अपना व्रत खोला। सभी सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी के साथ करवा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में करवा चौथ धूमधाम से मनाया गया। फिल्मी सितारे भी इस त्योहार में से अछूते नहीं रहे। मुंबई में हिंदी सिनेमा की अभिनेता अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर की सहेलियों ने उनके घर करवा चौथ की पूजा की और इस दौरान वो वहां पर पहुंची। इनमें रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और नीलम भी शामिल हुई। सोनम कपूर, भावना पांडे और अन्य हीरोइनों ने भी करवा चौथ की पूजा के लिए अनिल कपूर के घर पर इकट्ठा हुई। दिल्ली में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। युगांडा के जोशुआ चप्टेगी ने पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग का खिताब इथियोपिया की एलेमाडिस इयायू के नाम रहा। इस मैराथन में विभिन्न आयु वर्ग के 35,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। All the beautiful Delhiites partying on a Sunday morning. I need to feel this energy. Make some noise! दिल वालों की दिल्ली के लिए रविवार की सुबह बेहद खास रही। मौका था दिल्ली हाफ मैराथन का, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष एथलीटों के साथ देश भर के आम और खास धावकों ने एक साथ दौड़ लगाई। दौड़ को केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल सुमेरवाला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन फिट इंडिया के संदेश को देश विदेश तक फैलाते हैं। जो फिट इंडिया मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, इसको एक तरीके से ये मैराथन की वजह से बहुत उसको उत्साह मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को किसी ना किसी तरीके से फिटनेस रेजिम से जुड़ना है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने भी कई सालों से फिट इंडिया का उन्होंने हमारे पूरे देश के लोगों को बोला है कि हमें फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ एक नेसेसरी पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का। और उसके लिए ऐसे मैराथन के माध्यम से हम एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को हम दे रहे हैं कि इंडिया फिट इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली हाफ मैराथन में देश भर से आए धावकों के साथ सामाजिक संस्थाओं ने अपनी अनोखी पहलों के जरिए एक बेहतर समाज के निर्माण का संदेश दिया। उसमें पार्टिसिपेट करना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी था, तो इसके लिए मैंने पिछले 2 महीने से तैयारी की है और आज मैंने 1 आवर 37 मिनट में हाफ मैराथन कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छा जोश है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। हम लोग पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा कभी किया नहीं है। कुछ लोग किए भी होंगे, बट बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ देख के। आगे देखते हैं कैसा होता है। हम स्वास्थ्य से जुड़े हैं, हेल्थ से जुड़े हैं, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलें, हम कैसे उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ जागरूक करने आए हैं। दिल्ली हाफ मैराथन में करीब 36,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने पुरुष वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। इस दौड़ के महिला वर्ग में इथियोपिया की एलेमाडिस इयायू ने खिताब अपने नाम किया।
दिल्ली हाफ मैराथन में दुनिया के शीर्ष धावकों के साथ देश के खास और आम लोग दौड़ते नजर आए। इस मंच पर जहां हमने ओलंपियंस को दौड़ते देखा, वहीं देश के छोटे बड़े और आम नागरिकों को एक साथ दौड़ लगाते देखा। ये मंच न सिर्फ एक खेल उत्सव के रूप में सामने आया है, बल्कि इस मंच से समाज निर्माण और जन जागृति का संदेश भी समाज को ही दिया गया। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला का कहना है कि देश में एक स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो रहा है। उन्होंने कहा, फिट इंडिया मुहिम का असर है कि आज मैराथन जैसे इवेंट में हजारों लोग घरों से बाहर निकलकर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सुमरीवाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। देखा कि दिल्ली में आज दुनिया भर के शीर्ष जो धावक है उनके साथ क्या आम क्या खास हर कोई दौड़ते नजर आया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये ऐसे 20, 30, 40 हज़ार लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20, 30, 40 हज़ार रोड पे आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक स्पोर्टिंग कल्चर बिल्ड होता है उसे। और दूसरा, जो हमारे एथलीट है, टॉप एथलीट है, उनको एक चांस मिलता है कि जो वर्ल्ड टॉप के एथलीट है उनके साथ कंपटीशन कैसे करें, वो कैसे भागते हैं, उनको देखें, उनसे सीखें, वो क्या खा रहे हैं, वो कितना रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो हमने एक 20 साल पहले जो ये शुरू किया था, मुंबई से शुरू किया था, अब एक मूवमेंट बन गई है। तो आप ये मानते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पे जो हमारा जो भारत का जो खेल का क्षेत्र है ये नोटिस हो रहा है, लोग मान रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जो है दमदार एथलीट्स हैं और उनके साथ हमें मंच साझा करना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत टाइम से लोग देख रहे हैं इंडिया को। इंडिया जो जिस तरह से स्पोर्ट्स ऊपर जा रहा है, और स्पेशली जो लास्ट एक 5-10 साल में जो लीप हुआ है, जैसे एशियन गेम में 100 के ऊपर मेडल मिले जो कभी नहीं मिले थे, कॉमनवेल्थ गेम में इतने मेडल मिले हैं, ओलंपिक में भी अच्छा किया है, 6 मेडल मिले और 6 से 4th प्लेस है, तो 12 मेडल ही गिन सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है और ये टाइम लगता है, ये हर चीज़ में टाइम लगता है। पहले तो एक स्पोर्ट्स कल्चर बनता है, लोगों का माइंड में होता है, माँ बाप बोलते हैं, अरे बेटा डॉक्टर बन, बेटा इंजीनियर बन, स्पोर्ट्स में क्यों जा रहा है, पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी तेरी, जैसे मेरे माँ बाप ने बोले थे। तो एक टाइम लगता है उसको, और हम एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है और वही स्पीड से चलना चाहिए। जाहिर सी बात सर, टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। कई साल पहले पीएम मोदी ने फिट इंडिया का मंत्र दिया था। आज हम देख रहे हैं इन जो भी इस तरीके के जो कार्यक्रम है, इसमें क्या छोटा क्या बड़ा, बुजुर्ग, महिला, ठीक है, हर कोई हिस्सा ले रहा है। तो मानते हैं कि जो फिट इंडिया का जो एक मंत्र था, जो एक मुहिम थी, आज वो रंग ला रही है। नहीं, फिट इंडिया मूवमेंट एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है और लोग आजकल थोड़ा सा भूल रहे हैं उसको। फिट इंडिया मूवमेंट इतनी अच्छी मूवमेंट पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्कूल, हर कॉलेज में ये करना चाहिए, तो ये एक इकोसिस्टम बन जाती है। दूरदर्शन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत ने हांगकांग में आयोजित एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने प्रतियोगिता में कुल 11 पदक अपने नाम किए। जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले के गगनगीर में एक निर्माण स्थल पर हुए आतंकी हमले में 6 श्रमिकों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जब आतंकवादियों ने हमला किया तो पीड़ित गुंड इलाके में एक निर्माणाधीन सुरंग पर काम कर रहे थे। पुलिस और सेना समेत सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को पकड़ने की कोशिशें जारी है। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में आतंकी हमला हुआ है। टनल निर्माण के काम में जो मजदूर लगे थे उन पर आतंकियों ने हमला किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, गगनगीर हमले में हताहतों की संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों तरह के कई घायल मजदूर हैं। प्रार्थना करता हूं कि घायल पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को SKIMS श्रीनगर रेफर किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की और हमले में मरने वाले और घायल होने वालों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में आम नागरिकों पर हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला एक कायराना घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे मजदूरों पर हमले की निंदा करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं जम्मू कश्मीर के गगनगीर सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों पर हुए भीषण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं मृतक श्रमिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस कठिन समय में उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने के लिए उनके साथ हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में हुए आतंकी हमले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं गगनगीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को हमने पूरी आज़ादी दी है। बहादुर जवान ज़मीन पर हैं और वो सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी कार्रवाई के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इन परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। न्यूजीलैंड ने भारत को बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया। आज मैच के आखिरी दिन न्यूजीलैंड ने 107 रन के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आज मैच के 5वें दिन जसप्रीत बुमराह ने टॉम लेथम को बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट किया। जेवोन कॉनवे भी 17 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। हालांकि इसके बाद कोई विकेट नहीं गिरा और विलियंग और रचिन रविंद्र ने कीवी टीम को जीत दिला दी। ये न्यूजीलैंड की भारत में 1998 के बाद पहली टेस्ट जीत है। वहीं कुल मिलाकर ये न्यूजीलैंड की भारत में तीसरी टेस्ट जीत है। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से पुणे में खेला जाएगा। दिल्ली हाफ मैराथन में जहां देश विदेश के धावकों ने हिस्सा लिया, वहीं इस आयोजन में देश के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च निकाला। मैराथन के दौरान विभिन्न संस्थाओं ने अनोखे अंदाज में अपने मुद्दों को मंचन के जरिए समझाने का प्रयास किया। पुरुषों के अधिकारों को लेकर काम करने वाली संस्था मैन वेलफेयर ट्रस्ट की वॉलंटियर्स ने पुरुषों के अधिकारों को लेकर मैराथन में मार्च निकाला। साथ ही इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले लोगों को भी जागरूक किया। बारहवें सुल्तान जोहोर कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 6-4 से हरा दिया। इससे पहले भारतीय टीम ने जापान को हराया था। अब भारतीय टीम 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता श्रीजेश के लिए कोच के तौर पर यह पहला असाइनमेंट है। उन्होंने इस साल अगस्त में पेरिस ओलंपिक के बाद खिलाड़ी के तौर पर खेल को अलविदा कहा था। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि देखिए आज चूंकि करवा चौथ का पर्व है और उस करवा चौथ के पर्व को पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारा जो देश है वो संस्कृति का देश है, त्योहारों का देश है। और इसी के साथ समाचार में खबरों को फिलहाल के लिए हम अभी यहीं विराम देते हैं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।